everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are going to start with a new book, that is class 8th का हम social and political life civics आज शुरू करने वाले हैं. So पूरी इस book को हम comprehensively cover करेंगे different parts में. So आज जो हम शुरुआत करेंगे वो basic chapter 1 से शुरुआत करेंगे, right? सो इस सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे. सो पहला चैप्टर जो है आपकी बुक में दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इंडिया में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूरा का पूरा हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में, राइट. सो चैप्टर 1 शुरू करते हैं सिविक्स का. पहला टॉपिक तो यही है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. पर उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन अगर जनरली आप देखो, जैसे हमारी जो कंट्री है इंडिया, सो बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग जो हैं हमारी कंट्री में रहते हैं. बहुत सारी डाइवर्सिटी, अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग कल्चर है, रिलीजन है, राइट. सो मच डिफरेंट बैकग्राउंड्स. तो इन सभी सिटीजन्स को एक साथ गवर्न करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स चाहिए, है ना. कुछ डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स चाहिए जो कि सब लोग एक्सेप्ट करें, जो मैं भी एक्सेप्ट करूं, आप भी एक्सेप्ट करो, हर कोई एक्सेप्ट करे उन सेट ऑफ रूल्स को. तो बेसिकली ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिटन बुक है. आप ऐसा सोच सकते हो कि इट इज़ अ रिटन बुक जिनमें कि कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं सिटीजन्स के लिए भी एंड गवर्नमेंट के लिए भी, राइट. सो दिस इज हाउ इन सिंपल मैनर यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. एक रिटन बुकलेट है और ये आज की नहीं लिखी हुई है. ये जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था उस प्रोसेस में 46 to 49 3 साल लगे थे लगभग, टू बी प्रिसाइज 2 years एंड कुछ So to be precise 2 years 11 months and some 18 days. रफली हम कहते हैं कि 3 साल लगे थे. 3 साल मिलकर जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक को लिखा गया रिटन फॉर्मेट में. और इसलिए हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं क्योंकि ये जो है हमारे इंडिया का एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, राइट. सो आई होप दिस बेसिक इंट्रोडक्शन इज क्लियर. जो अब टॉपिक पे आते हैं हम, टॉपिक कहता है कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है. टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन. मोस्टली जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में उनमें सभी में आज कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है. मतलब सारी कंट्रीज कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो करते हैं. वो रिटन हो सकता है या अनरिटन भी हो सकता है. जैसे ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास कोई रिटन फॉर्मेट नहीं है. जैसे हमने जो है एक रिटन बुकलेट है, ऐसे उनके पास अनरिटन है, राइट. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. ये ज़रूरी नहीं है कि जो सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी ही हो, है ना. ऐसा ज़रूरी नहीं है. मान लो कि कोई मोनार्क कंट्री है जहाँ पे हेरिडिटरी रूल है, अगर उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक हो गए, राइट. लेकिन मोस्टली जो सारी की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है. वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस. कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे अलग अलग पर्पस को सॉल्व करता है. वो सारे पर्पस देखते हैं अब क्या क्या हैं. पहला ये कि इट लेज certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. कि ये बेसिक कुछ गाइडलाइंस देता है कि हम जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, हमारे क्या ड्रीम्स हैं, हमारे क्या एस्पिरेशंस हैं, हम कैसा चाहते हैं इंडिया को लेकर. सो बेसिकली एक आइडियल्स जो है ये प्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटीज़. कि जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा फंडामेंटल नेचर क्या है सोसाइटी का, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. जैसे प्रियम्बल हमें बताता है ना कि इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, राइट. सो ये क्या है, फंडामेंटल्स हैं हमारी सोसाइटी के. सो दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स. A country is usually made up
of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. एक कंट्री में ज़रूरी नहीं कि सारे लोग एक कॉमन इशू पे अग्री करें, सबके अपने अपने बिलीव्स, अपने अलग अलग कस्टम्स होते हैं, तो उन सभी को बाइंड करने के लिए एक ऐसे सर्टेन गाइडलाइंस होने चाहिए जो कि सारे लोग मिलकर अग्री करें, और वो ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. Constitution helps serves as set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. कि जो सारे citizens हैं वो एक ऐसे set of rules को माने जिस पे सारे लोग agree कर रहे हैं कि हाँ इस तरीके से हमारी country जो है govern होनी चाहिए. Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal. Right? हिस्ट्री ऑफ नेपाल में जो भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, नेपाल में पहले किंग रूल था, हेरिडिटरी रूल था ना, लेकिन कैसे धीरे धीरे नेपाल में डेमोक्रेसी आई, इतनी बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, काफ़ी अनस्टेबिलिटी थी, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी. राइट, अंटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की, किंग रूल था. Previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. जो 1990 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन आया था नेपाल का, उसमें बेसिकली जो प्राइम जो चीज़ थी वो क्या है कि फाइनल अथॉरिटी जो है वो किसके पास होगी, किंग के पास. मतलब किंग इज द सुप्रीम अथॉरिटी, है ना. अब मोनार्की है, मोनार्क कंट्री है, बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन था उनके पास, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में जो डिस्कस किया था. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था कि फाइनल जो अथॉरिटी है वो किंग के पास है, लोगों के पास नहीं. जैसे इंडिया में पीपल आर द सोर्स ना, लोगों के पास अथॉरिटी रेस्ट करती है, ऐसे नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया 1990 में उसमें अथॉरिटी किंग के पास थी. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of king. बहुत लंबा स्ट्रगल रहा, काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वहाँ पे. 2006 में उनको फाइनली सक्सेस मिलती है एंड उसके बाद से उनका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, डेमोक्रेसी आती है नेपाल में. जैसे जो नेपाल कंट्री है वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए. जैसे 1990 में जो स्ट्रगल था उसके बाद 12 साल तक वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, 12 साल तक डेमोक्रेसी थी 1990 के बाद से. तो कितना हुआ 2002, तो 2002 तक वहाँ पे फिर भी थोड़ा स्टेबल कंडीशन थी. 2002 में किंग जो वहाँ पे ज्ञानेंद्र किंग थे, उन्होंने बोला कि जो कंट्री है हमारी, यहाँ पे जो रूरल साइड है या जो कंट्री साइड है वहाँ पे माओइस्ट बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहे हैं. तो धीरे धीरे वो अपनी आर्मी की असिस्टेंस की वजह से उन्होंने गवर्नमेंट कैप्चर कर ली. सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुए उसके बाद एंड फाइनली 2006 में उनको डेमोक्रेसी मिलती है. सो काफ़ी लंबा जो है उनका स्ट्रगल रहा है डेमोक्रेसी को लेकर, और 2007 में उनका फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन आता है. बट हमारी कंट्री के केस में आप देखो 46 जो 49 हमने बात करी कि इस साल में हमने इन 3 साल में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, एंड टुडे टिल 2022 तक हमारा यही कॉन्स्टिट्यूशन है. वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं हम, एंड स्टिल टुडे द कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड मोस्ट सुप्रीम थिंग इन आवर कंट्री. राइट, सो ये पावर है कॉन्स्टिट्यूशन का. Now the people have to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. So 2007 में जो है नेपाल के लोग जब डेमोक्रेटिक हो गया था 2006 में, तो 2007 में उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन आता है. The reason that they do not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be. कि जो पुराना उनका कॉन्स्टिट्यूशन था 1990 में, उसमें फाइनल अथॉरिटी जो है वो किंग के पास थी. तो अब जो फिर से नेपाल ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो वो नहीं चाहते थे कि वही पुराना कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो करें, इसलिए उसमें चेंजेस लाए गए एंड नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. This is why the people of Nepal are in process of writing a new constitution for the country in 2015. So इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ के हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें बार बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होने के कारण. दूसरा रीज़न क्या है of a constitution, purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. कि एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, उसका नेचर डिफाइन करता है
कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे नेपाल में अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्री का वॉज टू बी रूल्ड बाय किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1990 में, उसमें फाइनल अथॉरिटी किंग के पास थी। तो वो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है ना कि फाइनल जो डिसीजन मेकिंग पावर है दैट इज विद किंग और उसके कुछ मिनिस्टर्स के पास, है ना। यही सिचुएशन थी नेपाल की। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जहाँ पे जैसे इंडिया में भी अगर आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें हमारी सोसाइटी को बताता है, कुछ ऐसे गाइडलाइंस देता है कि किस तरह से डिसीजन मेकिंग करनी है। जैसे बहुत बार जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे अगर आप सिटिंग्स देखते हो तो वहाँ पे बहुत ही बारीकी से कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बैठती हैं, वो स्टडी करते हैं एक एक पैरामीटर डिटेल में। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइडलाइन की तरह एक्ट करता है जो सोसाइटीज़ को बताता है ना। In a democracy, we choose our leaders so they can exercise power responsibly on our behalf. क्योंकि डेमोक्रेसी में हम इलेक्ट कर रहे हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ताकि वो लेजिस्लेट करें, कानून एंड ढंग से इम्प्लीमेंट करें। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguard against this. लेकिन जैसे हमने बात करी कि हम लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो लीडर हमेशा अच्छा ही निकले। पता चले उसने कुछ नहीं किया, 5 साल हमने वोट भी दे दिया, किया भी कुछ नहीं, डेवलपमेंट भी कुछ नहीं हुआ। सो वो प्रोविजंस अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसके लिए प्रोविजंस बना के रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority. So constitution में ऐसे provisions हैं, ऐसे safeguard के mechanisms हैं ताकि जो leaders हैं वो अपनी power का misuse ना करें, है ना। डेमोक्रेसी में भी पावर का मिसयूज हो सकता है ना। सो दैट इज वाई टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द लीडर्स, बाय द अथॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। In case of Indian Constitution, many of these laws are contained in the section on fundamental rights. Indian Constitution में basically जैसे Constitution जो बुकलेट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, है ना। पार्ट 1, ऐसे पार्ट 2, सो ऐसे काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, पार्ट 3। सो ये जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बात होती है फंडामेंटल राइट्स की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये फॉर सिटीजन्स, हमारे लिए जो हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज़ पार्ट 3, विच इज़ फंडामेंटल राइट्स। कि सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं वो बताता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी to all persons and says that no citizen can be discriminated against on the ground of religion, race, caste, gender and place of birth. Constitution हमें ensure करता है right to equality, Article 14, Article 15. Article 15 जो है ये कहता है कि स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आप मेल फीमेल हो तो आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप किसी सर्टेन कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन प्लेस ऑफ लाइक ऑन बिहाफ ऑफ रेस। सो इन सब चीज़ों के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सो सभी को एक इक्वल अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है। सो ये फंडामेंटल राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. अच्छा, यहाँ पे बार बार guaranteed लिखा रहा है ना कि Constitution हमें citizens को ये right guarantee कर रहा है कि आपके पास right to equality है। Guaranteed का क्या मतलब है कि अगर आपके साथ कोई discrimination कर रहा है तो आप directly Supreme Court जा सकते हो,
है ना, कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने, स्टेट ने मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन किया, सो आई वुड लाइक टू फाइल अ केस। सो आप डायरेक्टली एपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जा सकते हो, ना आप बोल सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। तभी हम ये लिखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें गारंटी दे रहा है। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other. अब जो majority group है और minority groups है, majority मतलब जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, मैक्सिमम स्टेट्स में जैसे देखो आप, हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो हिंदू मेजॉरिटी में है, तो जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी ग्रुप को परेशान ना करे, उनको दबाए नहीं उनके राइट्स को। सो ये भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी जो ग्रुप्स हैं उनको राइट्स देता है, उनको अधिकार देता है, ताकि टायरनी ऑफ मेजॉरिटी ना हो। जैसे आपकी बुक में भी एक दो स्टोरीज दी हुई हैं, जैसे एक स्टोरी तो आपकी बुक में ये दी गई कि सुरेश जो है क्लास मॉनिटर है और उसके क्लासमेट्स भी उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। जब उनकी टीचर आई क्लास में तो टीचर ने बोला कि सुरेश तुम क्लास को चुप करा लेना, क्लास मॉनिटर है ना वो, तो सुरेश तुम चुप करा लेना क्लास को, मैं जा रही हूँ। सुरेश बोलता है अनिल को कि अनिल मैम जैसे आएंगी मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। अनिल बोलता है लेकिन मैंने क्या किया। जब वापस मैम आती हैं उनकी तो सुरेश बोलता है कि मैम जब आप चले गए थे अनिल लगातार जो है बहुत लाउडली बात कर रहा था, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। तो मैम ने अनिल को बोला कि अनिल तुम आज स्कूल के बाद यहीं रुकोगे और 100 टाइम्स जो है तुमको ये एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। अनिल बोलता है बट मैम आई डिडंट डू एनीथिंग। सो ये यहाँ पे क्या हुआ, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो जैसे हम डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो हमने लीडर्स को चूज किया था ना, तो वो मिसयूज ना करे पावर का। तो इसी तरह जो यहाँ पे क्लास मॉनिटर था ये अपनी पावर का मिसयूज कर रहा था, दूसरे बच्चों को बुली कर रहा था, राइट। सो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे सेफ गार्ड मैकेनिज्म दिए हुए हैं ताकि लीडर्स अपनी पावर का मिसयूज ना करें। और जो नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे देखा माइनॉरिटी वाला, उसमें अब जैसे मान लो नेक्स्ट स्टोरी जो दी गई है कि गेम्स जो पीरियड है वो स्टार्ट होने वाला था, तो गर्ल्स कहती हैं कि चलो आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं फॉर अ चेंज। बॉयज़ कहते हैं कि नो विल प्ले क्रिकेट ओनली, कि हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। लड़कियां बोलती हैं कि हमें वही करना पड़ता है हमेशा जो बॉयज़ चाहते हैं, बिकॉज वो मेजॉरिटी में है। मान लो एक क्लास की स्ट्रेंथ है 50 बच्चे हैं, उसमें से 35 बॉयज़ हैं, तो जो बॉयज़ मेजॉरिटी में हैं जो वो चाहेंगे वही होगा। लेकिन सो दिस इज़ हाउ कि जो टायरनी है मेजॉरिटी की वो माइनॉरिटी को दबा देती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप्स के राइट को मतलब ना दबाए, उनको इक्वल, माइनॉरिटी को भी इक्वल प्रोटेक्शन मिले। सो ऐसे मैकेनिज्म जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, माइनॉरिटी को भी इक्वल राइट्स मिले, उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो। सो ऐसे मैकेनिज्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू मेजॉरिटी, कि वो सारी चीज़ें जो मेजॉरिटी को अवेलेबल हैं तो ऐसी किसी चीज़ से माइनॉरिटी एक्सक्लूड ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority, right? So कि मेजॉरिटी जो है उसकी टायरनी कि वो डोमिनेट ना करे माइनॉरिटी पे। सो ऐसे प्रोविजंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बना रखे हैं। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर। अब इसमें दो चीज़ें हैं, पहली है इंटर एंड दूसरी है इंट्रा। इंटर और इंट्रा का डिफरेंस आपको पता होगा ना। जैसे मान लो हम बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन, मतलब आपकी स्कूल दूसरी स्कूल, ऐसे बहुत सारी स्कूल्स आपस में compete करेंगी। इंट्रा जैसे मान लो इंट्रा स्कूल बोलते हैं तो विद इन द स्कूल, राइट। सो इंट्रा इज विद इन एंड इंटर इज आउटसाइड। सो यहाँ पे क्या बात की कि दिस कैन रेफर टू द कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, दैट इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। सो दोनों ही तरीके के डोमिनेशन से सेफगार्ड मैकेनिज्म्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है। कि जैसे मान लो हिंदू अगर मेजॉरिटी में है तो हिंदू में भी इंट्रा डोमिनेशन ना हो। इंट्रा डोमिनेशन कैसे,
कास्ट जो है एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कास्ट में जैसे मान लो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, तो अपर कास्ट डोमिनेट करते हैं लोअर कास्ट को, है ये हिंदू ही, है ना, तो ये क्या हो गया, इंट्रा डोमिनेशन का एग्जाम्पल है। सो लोअर कास्ट को ना डोमिनेट करें, उनके भी तो इक्वल राइट्स हैं, तो इसको इंश्योर करना प्लस माइनॉरिटी के राइट्स को इंश्योर करना, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म्स हैं। थर्ड रीजन जो है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। अब आप सोचो कि ये क्या पॉइंट हुआ कि हमें खुद से ही बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। इसकी भी एक स्टोरी आपके बुक में दी गई है कि शबनम जो है थोड़ी परेशान है, उसको एक डिसीजन लेना है। शबनम सोच रही है कि 2 चैप्टर बचे हैं रिवाइज करने को, कल टेस्ट भी है, लेकिन इस टाइम जो है मेरा फेवरेट टीवी में प्रोग्राम आ रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे प्रोग्राम भी देखना है और पढ़ना भी है, लेकिन अगर मैंने प्रोग्राम देख लिया तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा रिवीजन करने का, कल टेस्ट है। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि शबनम कि तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो। फिर शबनम बोलती है कि मुझे ये टीवी प्रोग्राम देखना है लेकिन मेरा टेस्ट भी है कल, तो अगर आप सब टीवी देखोगे तो मुझे भी टीवी देखने का मन करेगा। सो मेरे पास एक आइडिया है, आइडिया ये है कि अगर कोई भी टीवी नहीं देखेगा तो मेरा भी मन नहीं करेगा टीवी देखने का, तो आप टीवी बंद कर दो। उसके बाद शबनम बाद में सोचती है कि अच्छा किया कि मैंने टीवी नहीं देखा, कि लास्ट चैप्टर्स में तो कितने सारे क्वेश्चंस थे, अगर मैं टीवी देख लेती तो मेरा ये रह जाता। सिमिलरली हमें खुद से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन है। किस तरीके के प्रोविजन, बेसिकली अगर आप मान लो कि जैसे हमारी डेमोक्रेसी कंट्री है, राइट, डेमोक्रेटिक कंट्री में अब जैसे सपोज बहुत सारे लोगों को ये लगने लग जाए कि नहीं यार मोनार्की बेटर है, कि किंग रूल अच्छा है, किंग रूल अच्छा है, डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, तो ये क्या हुआ, एक शॉर्ट टर्म आपका विजन हो गया। लेकिन लॉन्ग विजन में अगर आप देखो तो कभी भी किंग रूल अच्छा नहीं होता, मोनार्की अच्छी नहीं है, तो लॉन्ग रन में जो है डेमोक्रेसी ही बेटर है। लेकिन अगर अभी आप शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए मोनार्की को प्रेफर करोगे तो इसका मतलब आपको खुद से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे प्रोविजन कर रखे हैं कि कहीं आप चेंज ना कर दो सिस्टम, क्योंकि लॉन्ग रन में तो डेमोक्रेसी ही अच्छी है। सो दैट इज वाई वी से कि टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। So this may sound strange, but what is meant by this is we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest. कि कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीज़ें लगने लगती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक हैं, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में लॉन्ग रन में अगर हम उनको देखें तो वो अच्छी साबित नहीं होंगी। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles. तो हम कभी कोई ऐसे डिसीजन ना ले लें जो शॉर्ट टर्म में तो ठीक है बट लॉन्ग रन में बाद में हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हमें इन चीज़ों से बचाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेफगार्ड्स हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल की बात करी कि पीपल जो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, मान लो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करने लग जाएं कि नहीं ये पार्टी पॉलिटिक्स सब बकवास है, मोनार्की बेटर है। लेकिन बाद में उन्हें पता ना चले कि लॉन्ग रन में डेमोक्रेसी ही बेटर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. So एक अच्छा constitution वही है जो अपना basic structure ना change करे। It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom. So एक good constitution में provision है कि वो easily provisions को overthrow ना करे, अपने citizens के rights और उनकी freedom को secure करे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली हम पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे यहाँ पे। बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब ब्रिटिशर्स जब आए थे यहाँ पे, ब्रिटिश रूल था, पहले ट्रेड के लिए आए थे, बाद में टेरिटरी कैप्चर कर ली, है ना, काफ़ी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए। नेशनलिस्ट भी काफ़ी एक्टिव हो गए थे 20th सेंचुरी में, हालांकि पहले भी एक्टिव थे वो, बट एक साथ नहीं आए थे, यूनाइटेड नहीं थे। सो ये काफ़ी एक्टिव हो गए थे बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, राइट। मूवमेंट शुरू हो गए, स्ट्रगल शुरू हुए। तो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड लुक लाइक। अब वो इतने टाइम से जो है ब्रिटिश रूल था वहाँ पे, तो वो जो नेशनलिस्ट जो स्ट्रगल कर रहे थे और जो कॉमन लोग थे वो यही सोच रहे थे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा उसके बाद इंडिया होगा कैसा, क्या विजन होगा, हमारा इंडिया जो है वो
कैसा बनेगा। सो काफ़ी टाइम उन्होंने डिवोट किया ये चीज़ सोचने में, प्लान करने में कि इंडिपेंडेंट इंडिया आखिर कैसा होगा। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी। इतने लंबे टाइम से इंडिया जो है कॉलोनी रहा है ब्रिटेन की, तो लोग इस चीज़ को लेकर कन्विंस थे कि हमें एक डेमोक्रेसी बनना है, कि हम खुद चूज कर पाएँ अपना लीडर, राइट। पीपल शुड हैव दिस अथॉरिटी, पीपल जो है डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें एंड लोगों के पास ये राइट हो कि वी शुड चूज आवर लीडर्स। सो इस बात पे वो श्योर थे। दूसरा ये कि in which everyone should be treated equally and allowed to participate, कि हर कोई किसी के साथ equal treatment हो and governance के process में participate कर सके। What remained to be done then was to work out the ways। उसके बाद अब उन्होंने जब ये सोच लिया कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेसी होगा, अब डेमोक्रेसी कैसे होगा, क्या प्रोविजंस होंगे, वो सभी लोगों ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उन सभी लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। सो काफ़ी ये डिफ़िकल्ट उनके लिए टास्क रहा। दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 मेंबर्स। कुछ 299 मेंबर्स थे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बाद में जब जो मुस्लिम लीग है वो अलग होती है तो कम हो जाते हैं। इनिशियली क्या है, 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, असेंबली की बात करें। अब इस असेंबली में बहुत सारी कमिटीज़ थी, है ना, बहुत सारी कमिटीज़ थी। उनमें से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट, एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। सो इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारे बंदों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राइट। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, क्योंकि वो खुद, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने टाइम पे उन्होंने स्ट्रगल फेस किया है। वो एक दलित बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस इंश्योर करे जो माइनॉरिटीज़, SC STs के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हों, है ना, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं। दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क, बहुत ही बड़ा टास्क था उनके सामने कि एक इंडिया को डेमोक्रेसी बनाना है और एक अच्छा विजन कैसे सेट किया जाए। जैसे हमने बात करी कि 1946 से लेकर 1949 लगभग 3 साल जो लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, बहुत लंबा टाइम लगा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। The country was made up of several different communities who spoke different languages. इंडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, इतनी सारी लैंग्वेजेस, मोर देन हम बोलते हैं कि 1300 लैंग्वेजेस हैं, 10,000 प्लस डायलैक्ट्स हैं, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों को उनके सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, किसी को ऐसा फील ना हो कि उनको ज़्यादा पावर दे दी, हमें नहीं है ना, इक्वालिटी रखना, बराबरी रखना सबकी, सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना, सबके अपने कल्चर्स हैं, सारे लोगों के कल्चर्स को प्रोटेक्ट करना। सो ये बहुत एक बड़ा टास्क था। When the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. पार्टीशन हो रहा था उस टाइम पे, लोगों का घर छिन रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब लैक्स ऑफ पीपल, बहुत लोगों की डेथ हुई पार्टीशन के टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड सिचुएशन थी। तो ऐसे टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया कि सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, राइट। सो इट वॉज अ वेरी वेरी huge task. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided. जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, इन लोगों ने, ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इन्होंने डिसाइड नहीं किया था, बट लेटर दे जॉइंड इनटू इंडिया। सो प्रिंसली स्टेट्स का भी ध्यान रखना है। बेसिकली उस टाइम पे दो चीज़ें थी ना, लेट मी मेक इट क्लियर, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। इंडिया ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स में तो जो लोकल रूलर्स थे, है ना, हेरिडिटरी जो किंग रूलर्स थे, वो प्रिंसली स्टेट्स को गवर्न करते थे। प्रोविंसेस में ब्रिटिश रूलर्स थे, है ना, ब्रिटिश ऑफिसर्स। सो इस तरीके का डिविजन था। तो प्रोविंस तो सारा इंडिया में आ गया। प्रिंसली स्टेट्स ने बोला, जहाँ पे राजा लोग रूल करते थे, कि अब कुछ आना चाहते थे, कुछ नहीं आना चाहते थे, लेटर बाद में इंडिया में ज्वाइन हो गए थे, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, है ना, तो उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना
और प्लस डिस्टिंक्ट कल्चर्स को भी प्रोटेक्ट करना, दिस वाज ऑल अ पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. So all of these issues played on the minds of members of Constituent Assembly as they drafted the Constitution. So जो सारे members थे Constituent Assembly के, उन सभी के माइंड में ये सारी बातें थी कि हमें एक ऐसा Constitution बनाना है जो हर एक चीज़ का ध्यान रखे, राइट? इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो सारी डाइवर्सिटी का ध्यान रखें. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative. इसके साथ साथ उनका एक और विजन था कि हमें पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है. सो काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस रखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे DPSPs है कि स्टेट को ध्यान रखना है लोगों का, जो सोशो इकोनॉमिक चीज़ें हैं उनको देख, जैसे कास्ट में ज़्यादा भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं उनके बेनिफिट के लिए स्कीम्स चलाओ. सो बहुत सारी ऐसे प्रोविजंस डाले गए, राइट? ऑल्सो कि एक यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है ना, कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है. ये प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी डाला गया कि लोगों के पास ये राइट होना चाहिए. सो इस तरीके के बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं फाइनल डॉक्यूमेंट में हैं अभी, राइट? सो ये क्या था, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. सो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है कि की फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. उससे पहले एक छोटा सा बॉक्स है आपकी बुक में, स्टेट के बारे में बता रहा है. स्टेट क्या है? अब द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर, राइट? दिस डज नॉट रेफर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट? ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जहां जहां ये वर्ड स्टेट आ रहा है इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है. आपको ऐसा नहीं समझना है कि जहाँ पे ये वर्ड स्टेट आया इसका मतलब कि ये किसी स्टेट को रेफर करा है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी. ऐसा नहीं है. स्टेट हम किसी नेशन के लिए बोल सकते हैं, जैसे इंडिया का स्टेट, नेपाल है ना, पाकिस्तान, श्रीलंका, राइट? सो USA, ये सारे स्टेट्स हैं. स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है, एक बाउंड्री है, जैसे इंडिया की एक बाउंड्री है, इंडिया में गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं. सो इसको कलेक्टिवली मिलके स्टेट बोला गया. स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, राइट? रेदर व्हेन वी यूज स्टेट वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है स्टेट का एक पार्ट है. गवर्नमेंट जो है स्टेट का एक पार्ट है, ना कि गवर्नमेंट का एक पार्ट स्टेट है. ऐसा नहीं है, राइट? गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, लेकिन इंडिया का स्टेट तो इंडिया रहेगा ही ना हमेशा. इंडिया में एक पॉलिटिकल एंटिटी है, टेरिटरी है, डिफाइंड बाउंड्री है इंडिया की, लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें तो रहने वाली हैं. गवर्नमेंट तो बदलती हैं. तो गवर्नमेंट सिर्फ एक पार्ट है स्टेट का. स्टेट एक पूरा हमारा जो है कंट्री है. गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड enforcing laws. Government can change with elections. State on the other hand refers to the political institution that represents a sovereign people who occupy a definite territory. कि एक definite territory है, जैसे इंडिया में sovereignty है, इंडिया में है ना कि हम independent हैं. So वो independence plus the territory प्लस द पीपल प्लस द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये सभी मिलाकर स्टेट बनाता है. गवर्नमेंट या फिर जो एग्जीक्यूटिव वो एक पार्ट है स्टेट का. द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विद इट. सो स्टेट को हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते गवर्नमेंट से. सो ये जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था स्टेट का, राइट? सो इस पार्ट हमने ना इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो पहले पार्ट में हमने बेसिक देख लिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया. अब पार्ट 2 में हम की फीचर्स देखेंगे कि मेन फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना अच्छा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, राइट? सो पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर द क्लास.